हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के, जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं हर साल बनी रहती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सब आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपसे कहूंगी कि जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है या मॉडल पेपर है एग्जाम के लिए, वो सब कुछ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट की हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हमारे चैनल पे ना मिले, आपको सब कुछ मिलेगा। तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेट सिलेबल। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्ट्रेट सिलेबल को डिफाइन कीजिए, और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेट सिलेबल, कि एक शॉर्ट नोट लिखिए स्ट्रेस्ड सिलेबल पर। या फिर पूछ सकता है व्हाट इज स्ट्रेट सिलेबल और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेट सिलेबल। देखो, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उतने तरीके से मैं आपको बताती रहती हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में परेशान ना हो। ए स्ट्रेट सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। जो स्ट्रेट सिलेबल है वो एक पार्ट है ऑफ ए वर्ड, एक शब्द का, दैट you say with greater, louder and higher sound emphasis than the other syllables। जो स्ट्रेट सिलेबल होता है एक पार्ट होता है शब्द का, जो कि you say तुम कहने में, तुम या आप, हम सब कोई, with the greater बहुत ही ग्रेट, लाउडर जोर से, एंड हायर ऊंची आवाज के साथ, ऊंचे साउंड के साथ बोलते हैं। जब भी ऐसा कोई वर्ड जिसपे हमें बोलने में पूरा जोर लगाना पड़ता है उसको स्ट्रेट सिलेबल कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में छोटी बड़ी की मात्राएं पढ़ी हैं, आपको जोर लगाना पड़ता है की। जब आप की पढ़ते हैं, छोटी की मात्रा की और बड़ी की मात्रा की, तो जोर लगाते हैं ना, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेट सिलेबल। तो स्ट्रेट सिलेबल वो होता है जिसे हम बहुत ही ग्रेटर, लाउडर, जोर लगा करके बोलते हैं देन अदर सिलेबल्स, मतलब जो अदर सिलेबल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इस पे हमें जोर लगाना पड़ता है। इसके ऊपर डिटेल क्लासेस अपलोड है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। ऐसे एक वर्ड है डेनी, DENY, डेनी। तो अगर हमें इसे बोलना होता है, इसे प्रोनाउंस करना होता है, तो हम बोलते हैं डेनी, डेनी। तो डे बोलने पर हमें क्या करना है, थोड़ा जोर लगाना है। डे नी जब हम बोलते हैं तो हम बिना जोर लगाए इजिली बोल लेते हैं नी। तो डेनी, डेनी, डेनी। तो डेनी में हमें डे पर स्ट्रेट सिलेबल है यहाँ पे, और नी में अनस्ट्रेट सिलेबल है। तो यही आपको समझना आसान है, जहाँ हमें जोर लगाना पड़ता है अपने वर्ड्स को बोलने में, वो होता है स्ट्रेट सिलेबल। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होरेशियन ओड। देखिए, ओड आप पढ़ चुके हैं, ओड एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है और यूनिट नंबर 1 में सब कुछ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो होरेशियन ओड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओड की बात करते हैं तो हमें फौरन नाम याद आता है जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स ऐसे राइटर थे जो ओड बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन होरेशियन ओड पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस। इसका नाम पड़ा है रोमन पोएट होरेस के नाम पर। एक रोमन पोएट थे जिनका नाम होरेस था, उन्हीं के नाम पर होरेशियन ओड का नाम पड़ा। इट इज क्वाइट सिंपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही सादा है, सिंपल है, एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण में, मतलब जो होरेशियन ओड होता है इसको जब लिखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं होता। एवरी स्टैंजा ऑफ दिस ओड, प्रत्येक जो स्टैंजा होता है ऑफ दिस ओड, इस ओड का, ओड क्या है, एक तरह की पोएट्री होती है, एक तरह की पोएम होती है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, ओड एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, दिमाग में रख लीजिए। जब स्टैंजा आ रहा है, पोएट्री में ही स्टैंजा आता है। तो एवरी स्टैंजा ऑफ दिस ओड कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लाइन्स। प्रत्येक स्टैंजा ऑफ दिस ओड, इस ओड का, कंसिस्ट मतलब बना होता है, ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन का, और मोर लाइन्स, और 4 लाइन से अधिक लाइन्स का। मोर मतलब होता है अधिक। तो होरेशियन ओड का हर स्टैंजा चाहे तो 4 लाइन का बना होगा या 4 से ज्यादा लाइन का बना होगा, बट द नंबर ऑफ लाइन्स इन द सेम इन इट्स ईच स्टैंजा। लेकिन द नंबर ऑफ लाइन्स, जो लाइन्स की संख्या होगी, इज द सेम होगी इन इट्स ईच स्टैंजा। ईच मतलब होता है प्रत्येक, स्टैंजा तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है होरेशियन ओड के बारे में,
कि इसके हर स्टैंजा में चाहे तो 4 लाइन होगी या 4 लाइन से ज़्यादा लाइन होगी, लेकिन इसका जितना भी स्टैंजा होगा, चाहे 3 हो 4 हो, जितना भी स्टैंजा हो, हर स्टैंजा में सेम लाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टैंजा में 5 लाइन है तो दूसरे स्टैंजा में 4 लाइन कर दिए, फिर तीसरे स्टैंजा में 8 लाइन कर दिए। नहीं, अगर एक पहले स्टैंजा में 5 लाइन है तो दूसरे में 5 होगी, तीसरे में भी 5 होगी, चौथे में भी 5 होगी। मतलब ये चीज याद रखिएगा। इट वॉज फर्स्ट रिटेन एंड डेवलप्ड इन इटली। ये पहली बार लिखा गया एंड डेवलप हुआ इन इटली, इटली में। तो पहली बार इटली में ही इसको लिखा गया और इटली में ही ये डेवलप्ड हुआ। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है होरेशन ओड का, बाई एंड्रयू मार्वेल इज ए होरेशन ओड। एंड्रयू मार्वेल इसके पोएट थे। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये नाम याद रखिएगा। ये एक होरेशन ओड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके राइटर थे एंड्रयू मार्वेल। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट के बारे में क्या जानते हैं। हीरोइक कपलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हीरोइक कपलेट क्या होता है, स्टैंजा फॉर्म होता है। क्या होता है, ये स्टैंजा होता है। आपने अलग अलग स्टैंजा के बारे में भी पढ़ा है अपने यूनिट नंबर 2 के अंदर। हीरोइक कपलेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो में मैंने इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया है। ए हीरोइक कपलेट इज ए राइमिंग कपलेट और पेयर ऑफ 2 लाइन्स विद एंड राइम्स इन एम्बिक पेंटामीटर। ए हीरोइक कपलेट, जो हीरोइक कपलेट होता है, ये स्टैंजा होता है। एक इज ए राइमिंग कपलेट, ये राइमिंग कपलेट होता है। ये 2 लाइन का स्टैंजा होता है जिसको हीरोइक कपलेट कहते हैं। और पेयर, ये पेयर होता है ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन का, विद एंड, और इसके एंड में राइम्स इन एम्बिक पेंटामीटर, और इसकी राइम इसकी मैच करती है। जैसे आपने विलियम शेक्सपियर का सोनेट पढ़ा है अपने सिलेबस के अंदर, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें आपने देखा कि ऊपर के 3 स्टैंजा 4 लाइन के थे और नीचे का एक स्टैंजा 2 लाइन का था, वो हीरोइक कपलेट था। और उस दोनों की लाइन आपस में जो राइम स्कीम थी वो मैच कर रही थी। राइम स्कीम पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर यहाँ पर कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि राइम स्कीम क्या है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतनी सारी हमने क्लासेस ली, इतनी सारी हमने वीडियोस अपलोड की और आपने नहीं देखी, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए देख लीजिएगा, जिन्होंने देखा है बहुत बढ़िया। जब आप एक लाइन पढ़ते हैं और एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है दूसरी वाली लाइन के लास्ट वर्ड के साथ बोलने में मैच करता है, जब हम बोलते हैं वो मिलता रहता है लास्ट वर्ड, तो वही राइम स्कीम होता है। तो हीरोइक कपलेट का दोनों जो लाइन होता है वो राइमिंग स्कीम एक जैसी होती है इन एम्बिक पेंटामीटर, और ये दोनों लाइन लिखी होती है एम्बिक पेंटामीटर में। देयर आर 5 एम्बिक फीट, और इसमें 5 एम्बिक फीट होते हैं और ईच लाइन, इसके हर लाइन में 2 लाइन तो होता ही है और दोनों लाइन में 5 एम्बिक फीट होते हैं। इट वॉज फर्स्ट यूज बाई चौसर इन हिज पोएम, इसको पहली बार यूज किया गया था चौसर के द्वारा उनकी पोएम में। तो चौसर बहुत ही फेमस लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं, तो इन्होंने ही सबसे पहले हीरोइक कपलेट को अपनी पोएम में यूज किया था। एंड इनके बाद स्पेंसर एंड सिडनी वर द ग्रेट राइटर ऑफ हीरोइक कपलेट, और चौसर के बाद स्पेंसर एंड सिडनी, ये 2 पोएट ऐसे थे जिन्होंने अपनी पोएट्री के अंदर हीरोइक कपलेट का बहुत ज्यादा यूज किया है। तो हीरोइक कपलेट के बारे में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइम स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जरूर पूछता है। तो राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टैंजा। जो राइम स्कीम होता है ये एक पैटर्न होता है साउंड्स, आवाज का, दैट रिपीट, जो कि रिपीट होता है या दोहराया जाता है, एट द एंड, अंत में, ऑफ लाइन्स और स्टैंजा, स्टैंजा या लाइन के एंड में जो तुक बार बार रिपीट होती रहती है उसको राइम स्कीम कहते हैं। जैसे जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो पोएम पढ़ने के बाद पोएम की हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो अगली लाइन के साथ मैच करता है। मतलब जब आप पोएम पढ़ते हैं तो लास्ट वर्ड में तुक बनती है, एक जैसी आवाज निकलती है, वो क्या है, वो राइम स्कीम होती है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। राइम स्कीम्स कैन चेंज लाइन बाय लाइन, राइम स्कीम चेंज हो सकता है लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन के साथ दूसरी लाइन के साथ राइम स्कीम मैच करता है तो चेंज हो सकता है। स्टैंजा बाय स्टैंजा और स्टैंजा बाय स्टैंजा राइम स्कीम चेंज हो सकता है।
आप देखेंगे कभी कभी पोएट ऐसी पोएम लिखता है जिसकी पूरी पोएम की राइम स्कीम सेम होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और कभी आप ऐसी पोएम पढ़ते हैं जिसमें पहले ही स्टैंजा में 2 तरह की राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी, अगले स्टैंजा में अगली तरह की राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब पोएट अपना स्ट्रक्चर बनाता है पोएम का, उस अकॉर्डिंग लिखता है। और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट ए पोएम, और ये इस राइम स्कीम जो है कंटिन्यू चल सकता है, मतलब पूरी पोएम में एक जैसा, मतलब लाइन बाय लाइन भी बदल सकता है, स्टैंजा बाय स्टैंजा भी बदल सकता है राइम स्कीम, और पूरी पोएम में एक जैसा भी राइम स्कीम हो सकता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट डिजायर टू एस्केप इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर इन इनिसफ्री। पोएट क्यों डिजायर करता है, क्यों इच्छा करता है टू एस्केप, एस्केप मतलब पलायन करने की, या आप कह सकते हैं जाने की। पोएट क्यों इच्छा करता है जाने की इनटू द पीसफुल यानी शांतिपूर्ण एंड लॉनली और अकेला एटमॉस्फेयर वातावरण ऑफ इनिसफ्री। तो पोएट क्यों जाना चाहता है इनिसफ्री के शांत और अकेलेपन के वातावरण में। तो आपने ये पोएम पढ़ी है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहां से ही आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पोएम से। तो आखिर पोएट क्यों जाना चाह रहा था, आपको मैंने पढ़ाया तो आपको याद होगा। तो पोएट इज वेरी टायर्ड एंड वरीड ऑफ हीज मैटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ द सिटी लंदन। जो पोएट है, जो कवि है, इज वेरी बहुत है, टायर्ड, जो पोएट है वो बहुत थक गया है, एंड वरीड परेशान हो गया है, ऑफ हीज मैटेरियलिस्टिक लाइफ अपनी जो भौतिकवादी दुनिया है, भौतिकवादी ये जो संसार है, ऑफ द सिटी लंदन लंदन शहर का ये जो भौतिकवादी जीवन है, पोएट उससे बहुत थक चुका है, परेशान हो चुका है। लंदन की गलियों का ये शोरगुल अब उसे बहुत परेशान करता है और पोएट अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। He feels disappointment of this materialism life। वह महसूस करता है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, वह महसूस करता है निराशा ऑफ दिस मैटेरियलिज्म लाइफ। मैटेरियलिज्म या मैटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकवाद होता है, लाइफ मतलब जीवन होता है। तो पोएट इस भौतिकवाद दुनिया से बहुत थक चुका है, परेशान हो चुका है या निराश महसूस करता है। He wants true peace, वो चाहता है एकदम ट्रू पीस, सच्ची शांति। But he is unable to find true peace and joy, लेकिन he is unable, वह असमर्थ है, to find ढूंढने में, true peace सच्ची शांति, एंड जॉय और सच्चा आनंद। क्योंकि लंदन की गलियों में, लंदन जैसे शहर में उसे शांति नहीं मिल रही, उसे केवल शोर ही शोर सुनाई दे रहा है, जिससे पोएट थक चुका है और वो ऐसी जगह चाहता है जहाँ बहुत ही शांति और सुकून हो और वो अकेला रहे, उसे कोई परेशान करने वाला न हो। So he desires to escape to the island of Innisfree। So he desire, इसीलिए वो इच्छा करता है to escape, पलायन करने की या जाने की, to the island of Innisfree। Innisfree का आइलैंड जो है पोएट का ड्रीम लैंड है और पोएट इस जगह पर जाना चाहता है और वो सोचता है कि वो इस जगह जाएगा, एकदम अकेला रहेगा। और पूरी पोएम आपने पढ़ी कि वो किस चीज से घर बनाएगा, कैसे वो वहाँ पे दिन रात काटेगा, हर चीज के बारे में पोएट ने इस पोएम में बताया है। तो इसलिए पोएट इस जगह पर जाना चाहता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन एक पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज पोएट कोई भी पोएट्री को लिखने के लिए करता है। जस्टापोजिशन जब भी क्वेश्चन पूछेगा वेरी शॉर्ट में ही पूछेगा, लॉन्ग में कभी नहीं पूछेगा, तो बस इतना सा ही आपको लिखना होगा। जस्टापोजिशन मीन्स टू पुट टू थिंग्स, आइडियाज और पीपल क्लोज टुगेदर एंड शो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जस्टापोजिशन का मतलब है टू पुट मतलब रखना, टू थिंग्स दो चीज़ों को या दो वस्तुओं को, आइडियाज दो विचारों को और पीपल दो लोगों को, क्लोज टुगेदर एकदम एक साथ, टू शो देखने के लिए, हाउ कैसे, दे आर डिफरेंट वे अलग हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। तो जस्टापोजिशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसका मतलब होता है कि दो चीज़ों को या दो आइडियाज़ को या दो लोगों को एक साथ रखना और ये देखना कि ये चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से अलग है। अगर हम दो तरह का पेन लेकर एक पास रखकर चेक करें कि दोनों पेन कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो ये क्या होगा, जस्टापोजिशन होगा। अगर दो लोगों के विचार हम एक पास रखें, दो लोगों के विचार को सुने, तो हम देखेंगे कैसे एक दूसरे का विचार मतलब अलग है आपस में एक दूसरे से, किसी भी एक बात को लेकर के, तो वही होता है जस्टापोजिशन। इट इज़ ए डिवाइस फाउंड इन लाइफ, लिटरेचर एंड आर्ट्स।
ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पाया जाता है लाइफ जीवन में, लिटरेचर, साहित्य में एंड आर्ट्स, कला में। जस्टापोजिशन का कुछ एग्जाम्पल है जैसे ब्यूटी एंड अगली। हम ब्यूटी एंड अगली को एक पास रख के देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से डिफर है। ब्यूटी मतलब बहुत ही सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। सेकेंड एग्जाम्पल है गुड एंड एविल। तो गुड अच्छा होता है, एविल क्या हो, बुरा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जस्टापोजिशन के। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।